नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में तो साथियों आज हम जानेंगे शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में पूछे गए प्रश्न 22 नवंबर 2024। तो साथियों आपको क्या करना है, लास्ट तक सेशन को जरूर देखना है। हम एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के साथ साथ में अन्य प्रश्नों की भी बात करेंगे जो कि आपसे आगे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है साथियों, तो लास्ट तक जुड़े रहना है। यदि सेशन अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है साथियों, तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन से आपका लगातार प्रश्न पूछा ही जा रहा है। हर शिफ्ट में प्रश्न ओजोन से आपको देखने को मिल रहा है। तो जितने भी सारे प्रश्न ओजोन से हमारे बनते हैं उन्हें आप आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत आपकी कहाँ पर पाई जाती है, तो समता मंडल में पाई जाती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी हो जाती है आपकी, तो ये याद रखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, जो कि आपकी ओजोन परत को क्या है, नुकसान पहुंचाती है। ठीक है साथियों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना है। देखो मैंने ये प्रश्न आपको एग्जाम से पहले आपसे करवाया हुआ था। ओजोन परत जो भी यूवी अल्ट्रावायलेट प्रकाश के अवशोषण के लिए जिम्मेदार है, वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो आपको सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से देखने को मिला है साथियों। तो जितने भी सारे मैंने क्लास में प्रश्न करवाए हुए हैं वहाँ से आपको प्रतिदिन यानी हर सेट में 10 से 15 प्रश्न क्लास से ही पूछे जा रहे हैं साथियों। तो एक बार से क्या करना है, आपको अच्छे से क्लासेस को देख कर ही जाना है। ठीक है साथियों, तो ओजोन परत यूवी यानी अल्ट्रावायलेट प्रकाश को अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। वायुमंडल किस परत में पाई जाती है, ये समता मंडल में पाई जाती है। ठीक है साथियों, ये प्रश्न हमने पहले कर चुका है। ठीक है, आईपीएल के इतिहास में सबसे लंबा छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस क्रिकेटर के नाम है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसे आपको याद रखना है, एलबी मार्केल है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ये नया प्रश्न साथियों आने की संभावना है, इसलिए मैंने आपको यहीं पर करवा दिया। ठीक है, तो साथियों लास्ट तक जुड़े रहना है। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको एक बार से इन्हें भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है, तो यह लगाया जाता है टीबी के लिए लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है तो 15 अक्टूबर, इसको भी ध्यान रखेंगे। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, आगे बात करने वाले हैं। आपका ग्रीन हाउस से भी एक प्रश्न आया था कि तापमान में वृद्धि के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। इसको भी आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो आपकी कौन सी हो जाती है, तो हो जाती है आपकी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हो जाती हैं आपकी, इनको भी हम एक बार से जान लेते हैं। तो आपकी हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन हो जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाती है, और यही हम बात करें जल वाष्प हो जाता है, और O3 यानी ओजोन हो जाती है आपकी। ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी गैसेस आपकी कैसी हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इनसे क्या है, पृथ्वी का जो है तापमान बढ़ता है। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के तापमान बढ़ने से जो ग्लेशियर हैं वो क्या है, पिघलने लगते हैं। जिससे क्या होगा, तो जिससे होगा कि आपका जो जल स्तर है उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से जल स्तर में वृद्धि होगी या कमी होगी, इस तरह से घुमा के प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो पूछ लेगा। ठीक है साथियों, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। यदि ग्रीन हाउस गैसें बढ़ेंगी तो क्या होगा, जो ग्लेशियर हैं आपके वो पिघलने लगेंगे, जिससे क्या है, पृथ्वी पर क्या है, जल स्तर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, आगे एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है साथियों, ये प्रश्न मैंने पहले भी करवाया था और आपको क्या है, शिफ्ट फर्स्ट में ये प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, 22 नवंबर को। ठीक है साथियों, तो हम आगे और बात कर लेते हैं। आणविक ऑक्सीजन पर यूवी किरणों की क्रिया से कौन सी गैस लगातार बनती है, तो कौन सी गैस आपकी लगातार बनती है, तो ओजोन गैस बनती है। इसको भी आपको क्या है, ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट या सेकंड में पूछा गया प्रश्न है साथियों। तो आपको इस क्या है, इसके बारे में अच्छे से मैंने पहले भी पढ़ाया है। बांधों से संबंधित मैंने आपको क्या है, एक क्लास करवाई हुई है, उसको आपको क्या है, अच्छे से देख कर जाना है, क्योंकि बांधों से आपको लगातार 1-2 प्रश्न पूछ ही रहा है। ठीक है, तो कौन सा राज्य जो है लाभान्वित नहीं है, तो आपका पंजाब हो जाता है। ठीक है, जो कि लाभान्वित नहीं है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित नहीं है, तो कौन सा है, पंजाब हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको क्या है, ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, इस चीज़ को क्या है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ से आपको एग्जाम में दोबारा से प्रश्न देखने को मिल सकता है, यानी रिपीट प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो इस सरदार सरोवर बांध से लाभ किस किस को है, किस किस राज्य को इसका पानी मिलता है, तो मध्य प्रदेश को मिल जाता है। ठीक है, इससे लाभ मिल जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, आपको ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, गुजरात, ये सारी चीज़ें क्या है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न,
प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पाद है, देखो प्रकाश संश्लेषण से भी आपका प्रश्न पूछा गया था। तो प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पाद है तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन और शर्करा हो जाता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो आपको इसको क्या है, अच्छे से पढ़ के जाना है। प्रकाश संश्लेषण को क्या करना है, आपको अच्छे से एक बार से पढ़ करके जाना है, ठीक है साथियों। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन यानी इकाई में नापा जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि ओजोन परत की मोटाई को नापा जाता है तो डॉप्सन इकाइयों में से नापा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है साथियों। तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हमें बता देना है कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी। मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड है, ओजोन है। तो अभी अभी हमने बात की थी ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है हमारी, मीथेन हो जाती है, ओजोन हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है। तो आपकी सी नहीं होगी, ठीक है। हम ऑप्शन के हिसाब से क्या है इस प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो आपसे पूछा गया था कि रूस की एजेंसी के बारे में पूछा गया था, रूस की जो एजेंसी है उसका नाम क्या है। तो यह प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो मैंने आपको ये पहले भी करवाए हुए प्रश्न हैं, सारे प्रश्न आपको पहले करवा चुका हूं मैं, और आपको लगातार वहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जितनी भी मेरी पुरानी क्लासेस हैं, यानी रिसेंटली जब से आपका एग्जाम शुरू हुआ है तब से लेकर के अभी तक की जितनी भी क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी ना, क्या है एक बार से उन क्लासेस को तो आपको अच्छे से एक बार को देख लेना, क्योंकि वहाँ से आपको प्रत्येक क्लास से 2-4 प्रश्न प्रत्येक क्लास से पूछे जा रहे हैं। तो प्रत्येक क्लास आपकी 2 से 3 प्रश्नों को यानी एग्जाम में लेकर आ रही है, ठीक है साथियों। तो आपको क्या है इन सारी क्लासेस को एक बार से अच्छे से देख लेना, ठीक है। देखो मैंने ये प्रश्न आपको पहले भी करवाया था, डिटेल से करवाया है, ठीक है। सारी एजेंसियों के बारे में बताया था और आपसे पूछा भी गया है, ठीक है, कि रोसकॉसमोस क्या है, रूस की एजेंसी है, यहाँ से आपको प्रश्न आया था, ठीक है। तो रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी है, इसकी ये फुल फॉर्म है। तो नासा की कौन सी एजेंसी हो जाती है, तो नासा कहाँ की है, हमारी संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसी है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। CNES कहाँ की एजेंसी है, तो फ्रांस की है, ठीक है। नेशनल सेंटर ऑफ स्पेस रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। जैक्सा कहाँ की एजेंसी है, तो जापान की हो जाती है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसरो आपकी कहाँ की हो जाती है, तो इसरो हमारी भारत की है, ठीक है। CNSA कहाँ की एजेंसी है, तो चाइना की है, इसको भी आपको क्या है ध्यान रखना, ठीक है। ये सारी एजेंसी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न फिर से पूछा जा सकता है, क्योंकि एक बार आपसे पूछ लिया गया है कि रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी यानी कहाँ की है, तो रूस की है, जिसे रोसकॉसमोस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है रोसकॉसमोस बोलते हैं, ठीक है। यह कहाँ की है, तो रूस की है। अन्य एजेंसियां भी आपको मैंने अब बता दी हैं, पहले भी मैंने करवाया हुआ है, अब फिर से मैंने आपको रिवीजन करवा दिया, ठीक है। आपको क्या है एक बार से अच्छे से इन्हें पढ़ लेना है। यदि आप इसकी PDF चाहते हो तो PDF के लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम के लिए ज्वाइन करने लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम पे जाना होगा, सिंपली आपको क्या सर्च करना होगा, V4 स्टडी आपको क्या है सर्च कर देना है, ठीक है साथियों। जैसे आप V4 स्टडी सर्च करोगे तो आपको क्या है हमारा टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछा है। देखो रेशम उत्पादन से आपका प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। तो हम जितने भी कृषि विधियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। रेशम से आपसे पूछा गया था, तो रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं, तो रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं, यानी रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, तो सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। मधुमक्खी पालन को आपको क्या बोलते हैं, तो एपीकल्चर कहते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा। मत्स्य पालन को क्या कहते हैं, मछली पालन बोलते हैं जैसे, यानी पिसीकल्चर कहते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। फूलों का उत्पादन, फूलों के उत्पादन को हम क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, ठीक है साथियों। यहाँ से प्रश्न आपको पूछा ही जाने वाला है, तो आपको क्या है ये सारी कृषि विधियां हैं एक बार से अच्छे से पढ़कर जाना है, ठीक है साथियों। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, अंगूर की खेती तो बीटी कल्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीटी कल्चर, ठीक है। केंचुआ पालन क्या बोलते हैं, केंचुआ पालन से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। बर्मी कल्चर बोलते हैं, केंचुआ पालन बर्मी कल्चर बोलते हैं, ध्यान रखना है। केंचुआ पालन को क्या बोलते हैं, बर्मी कल्चर बोलते हैं। फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। अंगूर की खेती यानी बेटी कल्चर बोलते हैं, ठीक है। रेशम कीट पालन से आपका प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों, तो आपको क्या है इन सभी विधियों को अच्छे से याद रखना, ठीक है। फलों का उत्पादन पूछा जा सकता है, फलों के उत्पादन को क्या कहते हैं, पोमोलो कल्चर बोलते हैं, ठीक है, पोमो कल्चर बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पोमो कल्चर यानी फलों का उत्पादन, ठीक है। सब्जियों का उत्पादन, सब्जियों के उत्पादन के बारे में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, ओलेरी कल्चर कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे ओलेरी कल्चर, ठीक है, सब्जियों का उत्पादन। बागवानी को क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ठीक है। हवा में पौधा उगाना, हवा में पौधे उगाने को क्या बोलते हैं, ठीक है, एरोपोट्रिक बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एयर मानी हवा होती है, ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। एरोपोट्रिक क्या हो, हवा में पौधा उगाना, ठीक है। जल में पौधा उगाना यानी हाइड्रोपोनिक्स
इसको तो आपको सभी को पता ही होगा, जिन साथियों को नहीं पता है तो अब पता चल गया, ठीक है। जो भी आपको सीखने को मिल रहा है सीख लो, क्योंकि क्लास हमारी बड़ी नहीं होती है, छोटी क्लास रहती है, 20 से 30 मिनट की क्लास होती है और 20 से 30 मिनट में आपको क्या है बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो छोटी सी क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इसके लिए क्या है आपको 20-30 मिनट का समय निकाल कर जब भी मैं क्लास डालता हूँ आपको उसे देख लेना, ठीक है। क्योंकि बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास हमारी होती है, क्योंकि हमारी क्लास से आपको प्रत्येक क्लास से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप जा करके देख लेना है, 3 से 4 प्रश्न प्रत्येक क्लास से आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रत्येक क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यदि आपने सारी क्लासेस देखी हैं तो आप नॉर्मली पेपर को अच्छा करके आने वाले हो, ठीक है साथियों। तो विभिन्न ग्रंथियों को आपको याद रखना है, ठीक है। देखो मिट्टी से आपका प्रश्न फिर से पूछा गया है, ठीक है। तो लेटेराइट मिट्टी के बारे में पूछा गया है। तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में बार बार गीली और सूखे मौसम के कारण होता है। जिन क्षेत्रों में हमारा क्या है वर्षा कितनी 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ पर हमारी कौन सी मिट्टी बनती है, तो लेटेराइट मिट्टी बनती है। इस चीज़ को भी आपको क्या करना ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रक्रिया में मिट्टी का निश्चालन होता है और केवल लोहा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड रह जाता है। जब मिट्टी का निर्माण होता है तो क्या होता है, ये क्या है इसके जो कण होते हैं ना तली में बैठ जाते हैं। किसके, मिट्टी लेटेराइट मिट्टी के कण क्या होते हैं तली में बैठ जाते हैं। तो क्या है जब वर्षा होती है तो ये तली में बैठ जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, तो जिससे क्या है लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लेटेराइट चट्टानों के टूटने फूटने से भी बन जाती है, ठीक है। जब चट्टानें टूटती हैं तो मिट्टी क्या है वर्षा के पानी के साथ बहकर आती हैं और तब क्या है लेटेराइट मिट्टी के जो कण होते हैं वो तली में बैठ जाते हैं, ठीक है। भारी वर्षा के कारण लीचिंग प्रक्रिया से, इसको ध्यान रखना है, लीचिंग प्रक्रिया से भी क्या है लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है किस प्रक्रिया से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, तो लीचिंग प्रक्रिया से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है साथियों। आपको क्या है इस चीज़ को क्या है अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। लंबे समय तक चलने वाले गहन अपक्षय से भी इस मिट्टी का निर्माण हो जाता है। मूल चट्टानों का अपक्षय होने से भी क्या है लेटेराइट मिट्टी का आपका निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा गया तो हो सकता है यहीं से कहीं पूछ ले कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड रह जाता है, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी में केवल एल्यूमिनियम और ऑक्साइड रह जाता है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो याद रखेंगे ध्यान रखेंगे। स्टार्च से भी आपका प्रश्न पूछा गया है, तो स्टार्च के बारे में बात कर लेते हैं। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। स्टार्च एक क्या है एक कार्बोहाइड्रेट, ये सिर्फ पौधों में पाया जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। स्टार्च किस में पाया जाता है, तो यह सिर्फ पौधों में पाया जाता है। जितने भी हमारे पौधों से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं उन सभी के अंदर क्या पाया जाता है, तो स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। यह एक सफ़ेद दानेदार कार्बनिक रासायनिक पदार्थ है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना। हो सकता है एग्जाम में क्या है घुमा के प्रश्न पूछ ले यह कैसा पदार्थ है, तो सफ़ेद है, दानेदार है, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ है। स्टार्च को आम भाषा में मंड कहते हैं, ठीक है। यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें दिया है मांड के बारे में दिया है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं मांड बोलते हैं, ठीक है। याद रखेंगे स्टार्च को आम भाषा में क्या बोलते हैं मांड बोलते हैं। स्टार्च को गर्म पानी में मिलाकर पेस्ट बनाया जा सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब चावल को उबालते हैं तो आप उसमें देखा होगा गाढ़ा गाढ़ा द्रव निकलता है, ठीक है, वह क्या है वही मांड होता है आपका, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका पेस्ट बनाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल चीज़ों को गाढ़ा करने या चिपकाने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा जब आप आलू है मान लो आलू को जब उबालते हैं तो उसमें से जब वो उसे दबाते हो तो उसमें से क्या है गाढ़ा गाढ़ा सा द्रव निकलता है, तो इसे क्या बोलते हैं स्टार्च बोलते हैं, ठीक है। स्टार्च खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं जैसे आलू, ठीक है, आप सभी को पता होगा स्टार्च सबसे आलू में पाया जाता है, ठीक है। सभी को पता है मक्का है, बीनस है, गेहूँ है, चावल है, ठीक है, कसावा है, साबुत अनाज, ठीक है। सबके अंदर आपका क्या है जितने भी आपके पौधों से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं उस सबके अंदर क्या पाया जाता है स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज़ को आपको ध्यान रखना अच्छे से। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जब अभी तक जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। और लाइक तो करना ही करना है। देखो बोना ग्रह से आपका प्रश्न पूछा गया था, तो बोना ग्रह कौन सा है आपका प्लूटो हो जाता है, ठीक है। इसे 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटाते हुए बोना ग्रह घोषित किया गया, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कब 2006 में इसे बोना ग्रह घोषित कर दिया गया था, किसको प्लूटो को, ठीक है। याद रखेंगे। हम ग्रहों से भी आगे बात करने वाले हैं। भारत का पहला नेशनल पार्क, यहाँ से आपको प्रश्न सीधा सीधा पूछा गया था। देखो हमने नेशनल पार्कों के बारे में भी बात की है, ठीक है। एक क्लास में मैंने आपको सारे नेशनल पार्क कम से कम 40 से अधिक नेशनल पार्कों के बारे में बताया था जो भी इम्पोर्टेंट है उन्हें उनको आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी पीडीएफ डाली थी, बोला था कि आप क्या है जितने भी आपके नेशनल पार्क हैं उन्हें अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ से आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में 2 प्रश्न आए हुए थे, ठीक है। तो मैं अभी बताने वाला हूँ कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे, ठीक है। एक तो यही पूछा था कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा हो जाता है,
तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है, ठीक है। इसकी स्थापना साल 1936 में हुई थी। इसका नाम पहले क्या था, हेली नेशनल पार्क से इसे जाना जाता था, ठीक है। इसका यदि पुराना नाम पूछा जाएगा तो भारत का जो पहला नेशनल पार्क है इसका पुराना नाम क्या है, तो हेली नेशनल पार्क था, ठीक है। इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से अब जाना जाता है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, प्रश्न आ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क है, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज़ को भी। हेमिस नेशनल पार्क क्या है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित है, ठीक है। अब यदि आपसे ऑप्शन दे सकता है कि लद्दाख, अब ये कहाँ पर है, तो अब ये लद्दाख में है, ठीक है। पहले ये कहाँ पर था, जम्मू और कश्मीर में दोनों में था, ठीक है। लेकिन अब कहाँ पर पहुँच गया है, अकेला लद्दाख में मिलेगा, ठीक है साथियों। क्योंकि आपको ऑप्शन के हिसाब से क्या है जाना है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो हेमिस नेशनल पार्क है, जम्मू कश्मीर में था पहले, अब कहाँ पर है, लद्दाख में, ठीक है। ध्यान रखेंगे। डेजर्ट नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, राजस्थान में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है, उत्तराखंड में। नागदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इन सभी को क्या है आपको ध्यान रखना है। और भी मैंने आपको करवाए हुए हैं, यदि उन सबको पढ़ना है तो आपको क्या करना हो, टेलीग्राम पर जाना है, आपको क्लास की PDF मिल जाएगी, वहाँ पर मैंने सभी आपको करवाए हुए हैं, ठीक है साथियों। तो आपको इन सभी चीज़ों को क्या है अच्छे से क्या है ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ साथियों, एक प्रश्न अब आपका रह जाता है, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाता है, साउथ बटन, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। साउथ बटन क्या है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये प्रश्न यहाँ से छूट रहा था तो मुझे याद आ गया, मैंने आपको यहाँ पर फिर से करवा दिया, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा हो जाता है, साउथ बटन हो जाता है, ठीक है। कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार। देखो हमने सबसे बड़े के बारे में बात कर ली, सबसे छोटे के बारे में बात कर ली, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में भी चर्चा कर ली, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है साथियों, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन राज्य, देखो सोयाबीन के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया था, कि प्रश्न आया था कि कौन सा राज्य सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन करता है, तो आपका मध्य प्रदेश करता है, ठीक है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाए तो ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ लिया है, ठीक है। ये प्रश्न आपसे आया हुआ प्रश्न है, और हो सकता है मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न आपको बन जाए, ठीक है। सोयाबीन में 42% प्रोटीन होती है, ठीक है। 42 मिल जाए आपको, 44 भी देखने को मिल सकती है कहीं कहीं, ठीक है साथियों। तो 44 और 43 इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। 42, 43, 44 तीनों ऑप्शन यदि होंगे तो आपको क्या है 42 को लगाना, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो गिर आपका गुजरात में हो जाता है, ठीक है साथियों, याद रखेंगे। गिर आपका कहाँ पर हो जाता है, तो गुजरात में हो जाता है। क्योंकि इस तरह के ऑप्शन आपके सामने नहीं देखने को मिलेंगे, आशा ऐसी करता हूँ, क्योंकि आपके सामने 42 होगा तो 43, 44 नहीं देगा, ठीक है साथियों। तो आपको इन सभी को याद रखना, ठीक है। सोयाबीन में लगभग कितना होता है, 42% होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अधिकतम होगा तो 44 आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आगे बात कर लेते हैं बांधों से। देखो भागर नागला बांध से आपको प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न मैंने आपको पहले शिफ्ट में 2 दिन पहले यानी 19 नवंबर को करवाया हुआ था, ठीक है। टिहरी बांध से आपका प्रश्न पूछा गया था, और मैंने वहां पर आपको बताया था भागर नागल बांध का, ठीक है। तो यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बना है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपको कब 22 नवंबर को देखने को मिल गया। मैंने आपको करवाया कब था, 19 को, ठीक है। 19 को करवाया था, 22 को देखने को मिला है। तो प्रश्न आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिल ही सकते हैं, ठीक है साथियों। तो आपको क्या है पुरानी क्लासेस को भी अच्छे से एक बार को देख लेना, ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न आपसे सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो भागर नागलाबाद से आपका प्रश्न पूछा गया है, तो ये मैंने आपको 2 दिन पहले करवाया हुआ था, ठीक है। तो 2 दिन पहले करवाया है, आपसे आज एग्जाम में पूछ लिया गया, ठीक है। तो सारी क्लासेस हमारी बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न कहीं ना कहीं से देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। सरदार सरोवर की बात करते हैं, ये कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। नर्मदा नदी पर बना यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। टिहरी बांध के बारे में बात करते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध है यह टिहरी बांध। कौन सा, टिहरी बांध, ठीक है। उत्तराखंड के टिहरी जिले में बना हुआ यह बांध भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बना है। इस चीज़ को भी आपको क्या है अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 260.5 मीटर या 855 फीट है। ये दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी। हीराकुंड बांध के बारे में बात करते हैं, यह उड़ीसा में महानदी पर बना है। यह एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध है। तो प्रश्न आता है एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध कौन सा हो जाता है, आपका हीराकुंड हो जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे साथियों। संभावित प्रश्न है यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इन्हें भी हम कर लेते हैं।
जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस हमारे क्या है जीवाश्म ईंधन हो जाते हैं। बायोडीजल प्राप्त होता है जेट्रोफा यानी रेतन जो उससे प्राप्त होता है, ठीक है। बायोगैस का मुख्य घटक है क्या है मीथेन हो जाता है। देखो मीथेन गैस का उत्सर्जन आपसे लगातार पूछा जा रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेट में पूछा गया है, ठीक है। इसको हम पहले भी कर चुके हैं, आज भी मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है धान के खेत से। कहाँ से होता है? धान के खेत से, दलदली वाले स्थान से, जुगाली करने वाले पशु से, ठीक है। यहाँ से क्या है आपकी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को क्या है आपको अच्छे से याद रखना है। देखो साथियों, मैंने आपको करवाया है भारत के प्रमुख बांधों वाली क्लास में ये प्रश्न पहले मैं करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भागर नागल बांध हिमाचल प्रदेश के किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? तो यह आपको बता देना किस नदी पर है, तो सतलुज नदी पर स्थित है, ठीक है। अभी अभी हम करके आए हैं, किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर स्थित है भागर नागल बांध, ठीक है। ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। देखो कुछ महत्वपूर्ण क्या है आपके दिवस हैं, इन्हें हम जान लेते हैं। यहाँ से हो सकता है आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ ले। तो 20 मार्च को चिड़िया आई, 21 मार्च को बन गई, 22 मार्च को पानी पिया, 23 मार्च को मौसम बताया। देखो ये एक ट्रिक है, यहाँ से हम क्या है इन सभी दिवसों को याद रख सकते हैं। 20 मार्च को चिड़िया आई, 21 को बन गई। चिड़िया आती है फिर बन जाती है, बन में जाकर पानी पीती है, पानी पीने के बाद में आसमान की तरफ देखती है और क्या बताती है? मौसम बताया, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या है ये सारी चीज़ें क्या है एक ट्रिक से याद हो जाएंगी। जैसे 20 मार्च को चिड़िया आई तो विश्व गौरैया दिवस हो गया, ठीक है। 21 मार्च को बन गई तो बनकी दिवस हो गया आपका, ठीक है। 22 मार्च को पानी पिया तो जल दिवस हो गया। 23 मार्च को मौसम बताया तो मौसम दिवस हो गया आपका। ये सारे प्रश्न आपके लिए क्या है महत्वपूर्ण हो जाते हैं, एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्रांति के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपसे क्रांतियां भी पूछी जा सके, ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, ये प्रश्न तो आपका पूछा ही जा चुका है, ठीक है। वर्गीज खुराना है। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज खुराना है। उन्होंने दुग्ध उत्पादन में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। नीली क्रांति से आपका प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन है, ठीक है। याद रखेंगे अरुण कृष्णन है, ठीक है। जनक कौन है? अरुण कृष्णन है। बात करते हैं गुलाबी क्रांति। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? दुर्गेश पटेल हैं, याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं स्वर्णिम क्रांति की। स्वर्णिम क्रांति के जनक कौन हो जाते हैं? निरपक तो तेज, ठीक है। तो तेज हो जाते हैं, ध्यान रखेंगे। लाल क्रांति आपकी कौन हो जाते हैं? विशाल तिवारी हो जाते हैं, ठीक है। याद रखेंगे। सिल्वर क्रांति आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जनक कौन है? इंदिरा गांधी, ठीक है। याद रखना यहाँ से आपको इन सारी क्रांतियों को क्या करना है अच्छे से याद रखना, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है, आपको याद रखना। पूरा नाम पूछा जा सकता है, एम.एस. स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या है? मनकोम्बु समशिवन स्वामीनाथन है, ठीक है। कृषि क्षेत्र में कायाकल्प के लिए जाने जाने वाले हैं। स्वामीनाथन ने देश के आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास के मार्ग पर आगे बढ़ाया। वहीं नॉर्मन बोरलॉग को दुनिया में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक आपको माना जाता है और नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको प्रश्न हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है साथियों। देखो आपसे छोटा ग्रह बौना ग्रह पूछा गया तो हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। ये क्या है? नॉर्मली प्रश्न है। नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को, ठीक है। मैं हूँ पीली पथ है नीला, शुक्र बहन चमकीला, ठीक है। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। लाल ग्रह आपका मंगल हो जाता है। पीला ग्रह कौन सा हो जाता है? शनि हो जाता है। तो छल्ले वाला ग्रह कौन सा हो जाता है? शनि हो जाता है। लेटा हुआ ग्रह कौन सा हो जाता है? तो यूरेनस हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। सबसे ठंडा ग्रह हो जाता है वरुण हो जाता है, ठीक है। जीवाश्म ग्रह आपका कौन सा हो जाता है? चंद्रमा हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। इस चीज़ को भी आपको क्या है अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। देखो खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या से आपको लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, तो हो सकता है आगे भी पूछा जाए, तो आपका एक बार से मैं रिविजन करवा देता हूँ। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो, तो खो खो में कुल खिलाड़ियों की संख्या पूछेगा तो 12 पूछेगा, क्योंकि ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। और मैदान में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। अतिरिक्त खिलाड़ी कितने होते हैं? 3 होते हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में आपके 6 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपको लगातार पूछा जाने की संभावना है, तो 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, ठीक है। 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल की बात करते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में, ठीक है। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो पोलो, तो पोलो में कितने अक्षर हैं? पोलो, ठीक है। मैं लिख के बता देता हूँ पोलो, तो पोलो में 4 अक्षर हैं, ठीक है। ऐसे 4
और वाटर में कितने अक्षर हैं, 1 2 3, ठीक है। वाटर, जब वाटर लिखते हो तो 3 अक्षर आते हैं, हिंदी के अक्षर गिनेंगे आप, वाटर, ठीक है, VTR, ठीक है, यानी वाटर, ठीक है। वाटर में कितने हैं, 3 और 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4 होते हैं। पोलो में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 खिलाड़ी हो जाते हैं, ठीक है। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो रग्बी में आपके 15 खिलाड़ी होते हैं, सॉरी साथियों। सॉफ्ट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 से 10 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। बियर्ड्स में 1 या 2 खिलाड़ी होता है। मुक्केबाजी में 1 खिलाड़ी हो जाता है। नेट बॉल में भी आपके 7 खिलाड़ी रहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 होते हैं। वाटर पोलो में भी आपके कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 होते हैं। और कबड्डी में भी कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। कबड्डी, वाटर पोलो और आपका नेट बॉल, ठीक है, तीनों में आपके कितने खिलाड़ी हो जाते हैं, 7 खिलाड़ी हो जाते हैं, ठीक है। शतरंज में आपका 1 खिलाड़ी रहता है। ब्रिज में आपका 2 खिलाड़ी होते हैं। यहीं आप बात करते हैं टंग और फार बार की बात करते हैं, इसमें 8 या उससे अधिक खिलाड़ी हो सकते हैं, ठीक है। आइस हॉकी में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं। स्नूकर में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं, 1 या 2 होते हैं। बीच वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 2 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है साथियों। क्योंकि खेलों से आपका लगातार शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया, हो सकता है आगे भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखो ये प्रश्न मैंने पहले भी करवाया है, तो लगातार आपसे पूछा गया है, ठीक है। प्रदूषण से संबंधित वाली क्लास में मैंने आपको ओजोन से संबंधित प्रश्न करवाए हैं। आपको ओजोन से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, प्रदूषण वाली क्लास को आपको एक बार से अच्छे से देख लेना है, ठीक है साथियों। CFC लगातार ताप क्षमता मंडल में कौन सी रेडिकल उत्पन्न करते हैं और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, तो कौन सी रेडिकल उत्पन्न करते हैं ये आपको बता देना, ठीक है। तो यहाँ आपके क्लोरीन हो जाता है इसका जो राइट आंसर है। इसे क्रिया करके क्या है, एक काम करते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक भी आपको क्या है, नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों। सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।